नमस्कार, शुभ संध्या। किन्नौर अब तक पेश से मैं राम भगत नेगी। काफी दिनों के बाद हम आप इस पेज में आए हैं। मुख्यतः यह कारण रहा कि किन्नौर के अंदर में शादियों का सीजन रहा और शादियों के सीजन में आप और हम सब व्यस्त रहते हैं। ऐसे में लाइव प्रसारण जब भी हम करते हैं तो हमारे जो व्यूअर्स है दिखते नहीं है। तो हमने सोचा कि इस एपिसोड को जो शादियों का सीजन जब खत्म होगा उसके बाद चलाएंगे। अब लास्ट लास्ट अंतिम सीजन रह गया है और इस बीच हम लोगों ने काफी एंजॉय किया शादियों के दौरान। और हमारे देवी देवताओं के जो पौरिष्टंग होते हैं उसमें भी हमने एंजॉय किया। और उसके बाद जो हमारे शुकुद होते हैं उसमें भी हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया होगा आप सभी ने। और जितने भी किन्नौर के अंदर में नव दुल्हा दुल्हन जिन्होंने शादी किया है उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आपका घर और जो है सुशील सुंदर और हरा भरा रहे। और जैसे कि इस बीच में हमारा जो एक पर्व आया, महापर्व, चुनावी पर्व। और इस पर्व में सभी हमारे किन्नौर के जितने भी जो हमारे युवा युवती वरिष्ठ महिला पुरुष सब ने भाग लिया। और ये 12 नवंबर को था और 12 नवंबर में आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के अंदर में 75.6% जो है रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। और इसमें जो हमारा 68 सीटों का विधानसभा है इसमें 412 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। और अगर आप इसमें देखेंगे मुद्दों को, इस बार अगर किन्नौर के अंदर में या हिमाचल के अंदर में मुद्दों को देखें तो बीजेपी के अंदर में कोई मुद्दा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, उनका रहा है कि सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। और कांग्रेस मुद्दों के साथ आई है। कांग्रेस ने जो है ओपीएस और महिलाओं को 1500 रुपये देने का एक नया विकल्प लेकर आई। और उसके बाद बीजेपी में जो हिमाचल के अंदर में चेहरा है वो सीएम का चेहरा आदरणीय श्री जयराम ठाकुर बतौर उन्हें ही रखा है। और कांग्रेस बगैर चेहरा के अभी भी जो है चेहरा नहीं है उनके सामने। लेकिन जैसे कि अभी हाल ही में पिछले कल से यहाँ पर जो एग्जिट पोल आया है चुनावी का, उसके बाद कांग्रेस में हलचल मची है। और किन्नौर से चार उम्मीदवारों ने हमारे 5 उम्मीदवारों ने भाग लिया है इसमें। कांग्रेस से आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, और बीजेपी से आज आदरणीय श्री सूरत नेगी जी, और श्री निर्दलीय से आदरणीय श्री तेजवंत नेगी जी। और आम आदमी पार्टी ने इस बार पहली बार किन्नौर के अंदर में पांव रखा है और आदरणीय तरसेम नेगी जी। और बीएसपी जिस प्रकार से खाना पूर्ति करती रहती है सालाना हर 5 साल में, अनिल कपूर रहे इस बार। और देखने का मैन ये रहा है कि यहाँ बीएसपी ने कोई खास वोट बटोरे नहीं है इतने सालों से। और ना ही आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली का हलचल है, जिस प्रकार से पंजाब का हलचल रहा है, इस प्रकार से जो है किन्नौर में भी जो है आपका झाड़ू दिखा नहीं। और बीजेपी का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीजेपी का दो फाड़ देखने को मिला किन्नौर के अंदर में। और जिन्होंने एक का निर्दलीय रूप लिया और एक का हमारे आदरणीय सूरत नेगी जी। और दोनों में बराबर की क्या टक्कर रही है और दोनों में से कौन आगे जा रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस इस बार हैट्रिक लगा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सभी से निवेदन करता हूं कि शालीनता से यहाँ पर मर्यादित भाषाओं का उपयोग करेंगे। अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रतिक्रिया कर रहा है वो अपना नाम जरूर डालेंगे, किस जगह से, कल्पा से, सापनी से है तो सापनी से। जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े सादर नमन करते हुए सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह पेज किसी भी राजनीतिक दलों को सपोर्ट नहीं करता है, ना ही किसी भी राजनीतिक जो है लोगों का प्रचार प्रसार करता है। यहाँ पर जनता की आवाज को लेकर आते हैं। और चलिए, सभी हमारे किन्नौर वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले कल ही हमारे आदरणीय काबिल कीर्ति ने बिल्कुल बखूबी से सटीक जो है एक जानकारी दी है कि किन्नौर के अंदर में किस प्रकार से मुकाबला हो रहा है और कांग्रेस किस प्रकार से जा रहा है और बीजेपी किस प्रकार से जा रही है। और निर्दलीय उम्मीदवार किस प्रकार से यहाँ पर रुझान रख रहे हैं। और फिलहाल मैं शॉर्ट शॉर्ट रुझान रुझान बताना चाहूंगा। मैं रुझान ये नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले कल आदरणीय काबिल कृति ने भी बिल्कुल सटीक बताया। मैं सिर्फ बूथों का रुझान बताऊंगा, 125 बूथ में कौन पार्टी किस प्रकार से जा रहा है।
कांग्रेस का जो है बूथ है 95 से 100 बूथों में पकड़ है और बढ़त बनाई जा रही है। और बीजेपी 50 से 55-60 तक जो है बढ़त बना रही है और निर्दलीय 45 से 50 तक। और बीजेपी और निर्दलीय की बात करेंगे तो दोनों का टक्कर बिल्कुल बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, आज एक पोस्ट डाला था कविताओं के साथ, जिसमें एक लग रहा था कि आप लोगों को वो रुझान है, वो रुझान नहीं है। रुझान बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही इस प्रकार का असमंजस रुझान है कि आप हैरान हो जाएंगे कि किन्नौर के जो राजनीति में जो बीजेपी के जो दो कैंडिडेट दोनों ही भले ही निर्दलीय में निकले हैं, कि उन दोनों में किस प्रकार का टक्कर रह रहा है। हालांकि एक तरफा मुकाबला यहाँ पर कहा भी जा रहा है, क्योंकि जनता हमने पूरा आपका कल्पा ब्लॉक और निचार ब्लॉक और पूर्व ब्लॉक में तकरीबन हमने रिसर्च किया, और जहां भी हमने कोशिश की और जहां भी हमने जानने की कोशिश की, एक तरफा रिकॉर्ड मिल रहा है। एक तरफा में कांग्रेस को यहाँ पर जनता जो है बगैर मेहनत का, बगैर किसी प्रकार का धक्का मुक्की का कांग्रेस आगे जा रही है। लेकिन बीजेपी और निर्दलीय में कितना बढ़त है, इसके बारे में आपको लास्ट में बता दूंगा। आप जो है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि किन्नौर के अंदर में आजकल जो है अब जो है खेतों में काम हो रहा है, और लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जहां भी काम करते हैं, आग लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिस आया था कि फॉरेस्ट विभाग को आप एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप अपने एरिया में सफाई कर रहे, आग लगाना चाह रहे हैं। अगर इस बीच में आपके द्वारा गलती पकड़ा जाए तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आज ही हमारे चिगांव के कंडे में एक भयंकर आग लगा है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि ये जो मौसम होता है, चाहे भेड़ बकरी वाले होंगे या फिर हमारे बाग बगीचे वाले होंगे, कृपया वो आग ना लगाएं और पर्यावरण को जो है एक सुदृढ़ और हरा भरा बनाने के लिए एक साथ रहे। तो चलिए हमारे आज के अतिथि को आपके समक्ष लेकर आते हैं। सबसे पहले मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा हमारे किन्नौर से संघर्ष समिति के अध्यक्ष और हमारे बुद्धा सेन जी, सोनू जी जिनको कहते हैं हमारे किन्नौर के, और 9 को सपोर्ट करते हैं। वो हमारे लोकतंत्र के पर्व के बारे में किस प्रकार से किन्नौर के अंदर में उन्होंने देखा है कि क्या क्या अगर कोई पार्टी जीत के आती है तो वो क्या विजन रखते हैं, उसके बाद हम एक एक करके। आदरणीय बुद्धा सेन जी, नमस्कार सर, आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। आप माइक ऑन करें सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत नेगी जी। आपने आपकी वॉइस कम आ रही है सर। अब आ रही है सर? एक सेकंड दो तो, एक सेकंड मैं देखता हूं। आप अपनी वॉइस रखें। अब आ रही है सर जी। नमस्कार, सबसे पहले आपको राम भगत नेगी। आप अपनी वॉइस रखें जी। तो सबसे पहला आप अपनी प्रतिक्रिया रखें कि आपके जो इस बार आपका जो किन्नौर के अंदर में एक माहौल दिख रहा है लोगों के अंदर में, वो कांग्रेस और बीजेपी और आपके जो बीएसपी है, आम आदमी पार्टी, इन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो टक्कर रह रहा है वो किसके बीच में रह रहा है, थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया रखें। आपसे हम एग्जिट पोल नहीं ले रहे, आप जनता के बीच गए होंगे, फिर भी उनकी भावनाओं को आपने जाना होगा, अपनी बातों को रखें। स्वागत है आपका सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके सभी व्यूवर्स को भी नमस्कार। आज आपने मौका दिया और मैं नो मीन्स नो जो हमारा संगठन है उसके परिप्रेक्ष्य में आपके साथ जुड़ा हूं। तो आगामी अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, हमने इस बार कोशिश किया यूथ ने और नो मीन्स नो के हमारे सभी साथियों ने कि ये जो विधानसभा इलेक्शन हो रहा है और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो वो एक मुद्दों के ऊपर वोट कास्ट हो। और बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और अदर्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो जैसा आपको भी मालूम है, आपके सभी व्यूवर्स को भी जानकारी होगी, जो हमारा संघर्ष चला है नो मीन्स नो बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर। और जो हम बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर बोलते हैं तो वो हमारी लड़ाई है अपनी जल जंगल जमीन की।
तो अभी जो देखने में मिल रहा है, जैसे आप सबका लोकल चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे नेशनल मीडिया के तहत जो एक हिमाचल में एक कंपटीशन चला है कांग्रेस बीजेपी के बीच। तो अभी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर अपने जिला की हम बात कर रहे हैं, तो हमने जैसे इस विधानसभा इलेक्शन में जो हमारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं श्री तेजवंत नेगी जी, हमने उनका समर्थन किया था नो मीन्स नो के संगठन ने। तो उसका एक रीजन था क्योंकि जो हमारा संघर्ष है, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, थोड़ा सा जी बैक जी, हो कोई जाए। बात नहीं सर, हम 1-2 घंटा निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो हमने कोशिश किया था, मतलब इससे पहले जितने बार भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिले, चाहे वो वन निगम उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी हो, अभी सिटिंग एमएलए श्री जगत सिंह नेगी जी हो, तो इन विषयों पे ज्वलंत मुद्दों पे हमने बहुत बार उनसे चर्चा की और हमने एक कोशिश किया कि एक ठोस नतीजे पे वो आए। और जो हमारा मानना है, और अभी जो हम इफेक्टेड पंचायत से भी बिलोंग करते हैं, जंगी ठोपन जो 804 मेगावाट का जो एचएमएल को अलॉट हुआ है, और ये हमारी लड़ाई सिर्फ जंगी ठोपन की नहीं है। नो मीन्स नो का साफ मानना है कि इस तरीके की जो भी परियोजनाएं, चाहे वो खाप शासो का हो, हंगरंग वैली में हो, और अन्य जितने भी माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सारी बैन होनी चाहिए। वो हम लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। बट हमने ये चीजें देखा है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एक उनका एक स्टैंड क्लियर नहीं दिखा हमारे को, क्योंकि हमारे को ये संघर्ष लड़ते हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो रहा है। तो हमने हमेशा उनसे ये कहा कि मौखिक तौर पे ना होते हुए कुछ चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए, और धरातल पे कुछ काम दिखना चाहिए। जैसे आपने भी 2021 का हमारा एक रैली हमने किया था हमारे हेडक्वार्टर रिकांग पीओ में। तो एक विशाल रैली ऑर्गेनाइज हम कर पाए, उसमें समस्त किन्नौर के 73 पंचायत के सभी महिलाएं, यूथ और हमारे छोटे भाई बहन सब जुड़े उनसे। और साफ सबका मानना था कि ये प्रोजेक्ट जो किन्नौर में जितनी इन प्रोजेक्ट से लाभ होनी चाहिए, वो धरातल पे सच्चाई नहीं है। चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे बहुत सी जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो रियलिटी नहीं है। तो इस तरीके से हम चाहे वो जितने भी कमीशन प्रोजेक्ट हैं हमारे निचले क्षेत्र में, तो सब ठगे महसूस कर रहे हैं। क्यों हाल ही में आपने ये भी देखा होगा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी आए हैं, कई आर्टिकल्स आए हैं कि किस तरीके से जो कमीशन प्रोजेक्ट के अंदर लाड़ा का जो करोड़ों करोड़ों पैसे हैं वो तक जो इफेक्टेड पंचायत के वहाँ के लोग हैं उनको वो चीज़ें नहीं मिला है। चाहे वो 2% रॉयल्टी की जो बात है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तक वो नहीं दे पाए। तो इन मुद्दों को लेकर हम अपने नेताओं के बीच में गए थे, बट अफसोस की बात है कि उन्होंने इतने साल हमारे संघर्ष को देखते हुए हम उनसे मिले, हमारी बातों को बहुत ठोस तरीके से हमने रखा, बट कुछ वो हमारे को एक विश्वास और एक ऑथेंटिक वो जवाब दे भी नहीं पाए, और उन्होंने इस तरीके का कुछ कार्य किया भी नहीं। तो उस इलेक्शन के बीच में जब हमारे से श्री तेजवंत नेगी जी से बात हुई, तो उन्होंने साफ शब्दों में माना कि क्योंकि हमारे साथियों ने पहले उनसे इंटरव्यू भी किया था धर्मशाला में, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये परियोजनाएं अब किन्नौर के लिए हानिकारक है और वो भी इसके पूर्ण रूप से खिलाफ है। तो जब उनको अपने जब बीजेपी कैंडिडेट के नाते जब उनको टिकट भी नहीं मिला, तो निर्दलीय वो उठे हैं, और उसके बाद भी वो हमारे बीच में आए थे। हमने बहुत लंबी चौड़ी उनसे बातचीत की थी, वो हमारे क्षेत्र में ही आए थे। तो बिल्कुल उन्होंने साफ माना था कि ये परियोजनाएं बंद होनी चाहिए, और भी जो मुद्दे हैं, हम सिर्फ हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करते, चाहे वो एफआरए का मुद्दा है, चाहे वो पैसा कानून का मुद्दा है, और अभी आप देख ही रहे हैं कि लैंड एलिनेशन टू नॉन ट्राइबल्स वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो सारी चीजें हमने उनसे बात की, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो चीजें बहुत क्लियरली रखा। और हम एक चीज
ये अपेक्षा कर रहे थे कि और भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो भी मैनिफेस्टो में अपनी बातों को कहीं ना कहीं रखेंगे। बट जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो, हमने उसको रीड किया, हमने ढूंढा उन चीजों को जो ज्वलन मुद्दे हैं, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। एक पार्टी कहती है कि बीजेपी की हम इन चीजों को जब लोग नहीं चाहेंगे तो उस पे हम फिर पूर्ण विचार करेंगे। तो इस तरीके का कोई साफ उनका रवैया वो क्लियर दिखा नहीं। तो हमने एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, नो मीन्स नो ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की है, ना ही किसी पार्टी के फेवर में और अगेंस्ट में कभी कुछ बात नहीं की। और हमने उस, जब तेजबंद नेगी जी हमारे से मिले थे, हमने बात की थी, तो हमने भी ये साफ कहा था, अगर हम आपका सपोर्ट करेंगे तो इन विषयों को लेकर, इन जो हमारे मुद्दे हैं, ज्वलन मुद्दे, अगर आप साफ शब्दों में और अपनी कमिटमेंट दे रहे हो तो हम उस चीज का समर्थन करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष की बात ना पहले थी ना कभी आगे होगी। और साथ ही साथ अगर वही चीज हमारे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी से भी कोई ऐसा क्लियर स्टैंड होता, तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि हमारे नेता उन जी बातों जी को रखें, तो हमारे को, हम उनका सपोर्ट करते। तो वो जी एक चीज है कि हमारे को ये चीज है कि हमने नो मीन्स नो ने भी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, तो वो आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, ना कभी करेंगे। अगर जो हमारे मुद्दों को लेके हमारी बात करेगा और हमारे संघर्ष में साथ खड़ा होगा, तो वो हमारा मकसद था। और ये हमने हमारे जी जितने किन्नौर में हर पंचायत में हमारे यूथ साथी हमारे से जुड़े हैं, ये हमारे को एक एक मैसेज देना था, जो मुद्दों पे खड़ा होगा हम उसका समर्थन करेंगे। जी, बहुत खूब। यहाँ पर मैं किन्नौर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो भी समाज सेवक या फिर जो भी संस्था काम करती है तो उनको राजनीति से जोड़ा जाता है। मैं भी काम करता हूँ तो मुझे भी, अगर मैं अगर कांग्रेस विरोधी बोलता हूँ तो बीजेपी का है, और बीजेपी विरोधी बोलता हूँ तो कांग्रेस का है। लेकिन हम जनता के हैं, किन्नौर के हित के लिए काम करेंगे, पार्टी कोई भी आएगा। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि खासकर जो भी समाज के लिए काम करता है उन्हें तो कतई भी आप जो है राजनीति से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए अन्य अतिथियों को बुलाते हैं हम पहले एक बार सबके लिए। जयराज सर, आपका स्वागत है जी, बधाई हो आपके लिए। जयराज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयराज सर की तकनीकी दिक्कत है। संतोष सर, अपना माइक ऑन करें। संतोष सर, आपके लिए जो है किन्नौर अब तक पेज के द्वारा पहली बार जुड़ने के लिए आपका जो है प्यार आशीर्वाद यहाँ पेज के द्वारा, और आपका स्वागत करता हूँ मैं इस पेज में। माइक ऑन धन्यवाद करें। जी। महोदय जी, संतोष जी, मैं आपको एक बड़ी गंभीर रहस्य बताना चाहता हूं। और अक्टूबर में किन्नौर अब तक पेज ने एक सर्वे किया था कि किन्नौर के अंदर में कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है लोगों को पसंद आती है, और किन्नौर की जनता क्या मुद्दों पर वोट करेगी, और किन्नौर की जनता अगर किसी राजनीतिक दल को अगर चुनती है तो वो नेता कौन था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अक्टूबर में जो किन्नौर की राजनीति में बीजेपी को बहुत सराहा जा रहा था, बहुत ही टॉप रैंक पे आ रही थी, और जितने भी युवा लोग हैं वो आदरणीय श्री सूरत नेगी जी को जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पसंद करने लगे। जैसे ही चुनाव आ जाता है और जैसे ही टिकटों का आवंटन हो जाता है, टिकट तय हो जाता है, आदरणीय श्री सूरत नेगी जी को जब टिकट मिल जाता है, ऐसे में बीच में जो कहेंगे कि जैसे कि बागी कहते हैं, आप लोग तो बागी कहेंगे राजनीतिक लिंग में, लेकिन जो जनता का काम करता है वो बागी नहीं कहेंगे हम, कोई भी हो। तो यहाँ पर जो है निर्दलीय के तौर पर जो है पूर्व विधायक उठ जाते हैं, तो बीजेपी का ग्राफ डाउन हो जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार जो है बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है? संतोष जी, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। नमस्कार जी। जी सबसे पहले तो आपके
पेज के जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। और साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज का जो आपका चुनावी गपशप ऐसा विषय है, इसमें मुझे जोड़कर मेरा जो सम्मान किया है, इसके लिए भी आपके पेज का विशेषकर धन्यवादी हूँ। जी जैसे आपने प्रश्न किया है कि अक्टूबर तक जो आपका सर्वेक्षण में भाजपा आगे थी और उसके बाद टिकट आवंटन के बाद कहीं ना कहीं जो आपको लगता है कि उसमें नुकसान हुआ है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, कहीं ना कहीं किसी भी दल से जब कोई प्रत्याशी उस दल से बगावत करके अपना नामांकन करता है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान तो रहता है। परंतु मेरा मानना यह है कि आपने कहा है कि विकास के नाम पर या विकास मुद्दा होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि इस विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहा है वो हमेशा विकास ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में रहे वन निगम के उपाध्यक्ष आदरणीय सूरज नेगी जी को प्रत्याशी बनाया और उनको लेकर जब हम सब लोग संगठन के लोग मैदान में, गांव में, घर घर जाकर लोगों से जब मिलना हुआ तो लोगों में एक ऐसी भावना थी कि इन 4 वर्षों में, मैं कहूंगा 4 वर्षों में, जब वो वन निगम के उपाध्यक्ष बने तो वो 2018 अक्टूबर में बने। अगर उस बीच में हम कोरोना काल का जो हमारा समय रहा है लगभग 2 वर्ष, उसके बावजूद भी एक जो सरकार के खिलाफ, जब भी किसी की भी सरकार रहती है, एक एंटी इंकम्बेंसी रहता है उस सरकार के खिलाफ। परंतु किन्नौर के अंदर कहीं भी हमको ये एंटी इंकम्बेंसी इस तरह का विषय ध्यान में नहीं आया। प्रत्येक पंचायतों में जब जब भी हम, चाहे प्रत्याशी के साथ प्रवास पे थे या मैं व्यक्तिगत रूप से प्रवास पे था, यह किन्नौर की जनता ने स्वीकार किया है कि आदरणीय सूरत नेगी जी ने इन 4 वर्षों के अंदर किन्नौर के अंदर एक विकास करने का अथक प्रयत्न किया है। प्रत्येक पंचायतों के प्रधान या प्रत्येक पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि विकास इस जिला किन्नौर के अंदर हुआ है और इसी विकास को लेकर हम जनता के बीच गए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो परसों जो जनगण अपने मतों का जो गणना होना है, सर्वेक्षण अलग अलग प्रकार के हुए हैं। बहुत सारे चैनल ये भी बता रहे हैं कि किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मेरा मानना है जिस तरह से किन्नौर के अंदर अथक विकास हुआ है और किन्नौर की जनता ने हमेशा ही विकास करने वाले नेता को चुना है, तो परसों मुझे पूरा विश्वास है जब मतगणना होगा तो जिला किन्नौर के अंदर जरूर कमल खिलेगा और विधानसभा में जी जाकर जो किन्नौर के जो हितों की रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये संतोष सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, हाल ही में ताजा ताजा निर्दलीय है, कोई पुराना नहीं है कि 5 साल के बाद उठ के आया है। पिछले चुनाव तक आपके पार्टी के साथ ही जुड़े थे आदरणीय तेजवंत नेगी जी, लेकिन तुरंत ही वो अब चुनाव में आ गए महीने महीने के बीच में। ऐसे में हम दोनों को अगर मानते हैं, बीजेपी का फिलहाल जनता मान रही है, हम नहीं कर रहे, हमारे पास सर्वे आया है, जनता कहती है कि दोनों एक ही पार्टी के। तो ऐसे में आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रतिशत नुकसान हो रहा है? अगर कितना 1000 2000 कितना तक जो है आपको नुकसान झेलना पड़ेगा? राम भगत जी, मैंने जैसे पूर्व में ही कहा है कि जब भी कोई दल से, जैसे हमारे भाजपा से ही तेजवंत नेगी जी ने इंडिपेंडेंट जब नामांकन किया है, मैंने पहले ही कहा है कि नुकसान तो रहता है, परंतु उसका आकलन करना कि कितना हुआ है, और मैंने अपने जीवन काल में इस बार का जो चुनाव है, लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा साइलेंट लोग थे
अगर व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ तो उसमें चर्चा ज्यादा हो रही थी, जब सामूहिक रूप से जब मिलना हो रहा है तो उसमें चर्चाएं कम आ रहा था। तो इतना बड़ा ज्योतिषी या इतना बड़ा मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा कि कितना ऊपर नीचे जाएगा, तरह तरह की बातें आएंगी, जी निचार मंडल से जी कुछ जी। आता है, संतोष विचार सर, मंडल आपसे एक और एक चीज जानना चाहेंगे। 125 बूथ है, इसमें से कितने बूथों में आपकी पकड़ रह रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक टोली है बूथ स्तर पर, वहां का बूथ अध्यक्ष है, बूथ पालक है, बीएलए है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रत्याशी है, सिर्फ चुनावी नहीं, लगातार हम 5 वर्षों तक अपने बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के गतिविधियां रहता है। तो मेरा मानना यह है कि हम 125 के जो हमारे 127 बूथ है, हर एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लक्ष्य से चुनाव लड़ा है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बूथ पे हम कमजोर है। हमेशा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे आपने कहा है कि तेजवन जी ने नामांकन भर दिया है, उसके बावजूद हमको अधिक मेहनत करना पड़ा है, इतना जरूर है। परंतु मेरा जी मानना है मतगणना खुलेगी तो निश्चित रूप से प्रत्येक बूथ पे हम लोग लीड करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल जिला किन्नौर के अंदर खिलने वाला है। जी। मैं आपसे एक और एक सवाल जानना चाहूंगी कि अगर खुदा ना खास्ता कि अगर जीत का मैं जो दायरा बहुत सीमित रहा और कुछ वोटों से अगर जो है बीजेपी जो है बाहर निकलती है, तो ऐसे में जो हार का ठिकरा किस पर फोड़ेंगे आप? मैंने फिर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 8 तारीख को जिला किन्नौर के अंदर जीतने वाली है। परंतु जैसे आपका प्रश्न आया है, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यहाँ पूरा संगठन है और संगठन का नियम चलता है। तो वो तो हमारे व्यक्तिगत मेरे बस में कुछ है नहीं कि मैं किसी पे प्रश्न खड़ा करूं। ये भविष्य के गर्भ में है, किस तरह के संगठन के मंथन होगा क्या नहीं होगा, ये अलग विषय है। परंतु मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, पुनः मैं कह रहा हूं कि 8 तारीख को किन्नौर के अंदर निश्चित रूप से कमल खिलने वाली है। जी, चलिए, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको हम बीच बीच में जोड़ते रहेंगे, बने रहें। जयराज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयराज जी, जयराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी माइक म्यूट है, माइक ऑन करें। नमस्कार सर, प्रणाम सभी मेहमान। प्रणाम। सबसे पहले तो आपके लिए एक बधाई इसलिए बधाई दिया जा रहा है कि आप निर्दलीय हो, और निर्दलीय होकर आपका जो वोट रैंक जो है, जो आपका बूथ की पकड़ है 45 से 50-60 तक जारी है, तो इसके लिए आपके लिए बधाई। आवाज आ रही है मेरे को आपकी? जी जी जी। बोलो सर, बोलो। आप, मैं सुन मैं नहीं ये पाया बोल था रहा हूँ कि आपको। सबसे पहले आप एक निर्दलीय उम्मीदवार होकर, आपकी जो पार्टी है निर्दलीय उम्मीदवार को आप सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे में निर्दलीय होकर किन्नौर के अंदर में और पार्टी विशेष से हटकर अलग काम हो रहा है किन्नौर के अंदर में, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 45 से 50 तक आपकी बूथ में पकड़ जारी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 45 से 50 नहीं सर, हम पूरे बूथों पे पकड़ रखते हैं। जहां तक कि मैं पूरे किन्नौर को देखा, जिस हिसाब से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन मिल रहा था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि इस बार हम निर्दलीय के साथ जाएंगे, कुशल नेतृत्व के साथ जाएंगे और साधारण सरल स्वभाव के नेता है, सबका कहना था कि जहां जहां भी हम जा रहे थे तो वहां सबका झुकाव तेजवन जी के प्रति था। तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी बूथ में ऐसा हमारी पकड़ नहीं है। जयराज सर, क्या ये माना जाए कि आपकी जो निर्दलीय पार्टी ने जो बीजेपी को भीतरीघात किया है? निर्दलीय पार्टी ने बीजेपी को भीतरीघात नहीं किया सर, हमने तो ओपनली निर्दलीय चुनाव लड़ा है। निर्दलीय चुनाव लड़ा है तो कहीं ना कहीं वोटों का तो हमने, मतलब बीजेपी के मैक्सिमम वोट हमने निर्दलीय की ओर लाई है। क्योंकि हमारा, हम बीजेपी से अभी अभी निकले हैं, ना कि बहुत पहले निकले हैं। तेजवन जी कोई पुराने निर्दलीय नहीं है, अभी भाजपा से टूट के आए हैं, तो हमने भाजपा का ही वोट काटा है। चलिए, आपके लिए एक चीज और है। जो एग्जिट पोल जो है
निकाला जा रहा था किन्नौर के अंदर में, चाहे वो फेक आईडी के द्वारा या बीजेपी के द्वारा, तो जी उसमें जो है निर्दलीय उम्मीदवार को 1200 या 1500 के करीब वोट मिल रहा है। ये तो अब 8 तारीख को पता चल जाएगा कि इनके पैरों के नीचे से जब जमीन खिसक जाएगी तो इनको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना वोट निर्दलीय लेके गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये खुद 7-8 हजार वोटों में सिमट ना जाए। बहुत बड़ी शर्म की बात होगी अगर कोई पार्टी का झंडे के साथ लड़ता हुआ उम्मीदवार, हम तो आजाद है, हमें तो जितना वोट मिलता है वो प्लस ही हमें, कोई हारने के उद्देश्य से हम लड़े नहीं, हमारे उद्देश्य था जीत की ओर। पर ये बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की बहुत बड़ी पार्टी, अगर इनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा या ये जीत की ओर नहीं गए सरकार में रहते हुए, तो अब क्या कह सकते हैं इस पर? आप समझ सकते हैं कि क्या हालत इनकी होगी। जयराज सर, किन्नौर के अंदर में अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीतता है और सरकार बीजेपी की बनती है, जयराज सर, हेलो जयराज सर, लाइट चली गई हमारी। मैं ये कह रहा था, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आप बोलो। अगर आप बोलिए सर, किन्नौर के बिल्कुल आवाज अंदर सुन पा में रहा हूं मैं। अगर किन्नौर के अंदर में निर्दलीय उम्मीदवार जीतता है और बीजेपी की सरकार आती है, तो ऐसे में जो है सत्ता जो है बीजेपी के पास रहेगी। वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था। तो ऐसे में आप 9 का जो वादा है वो कैसे पूरा करेंगे आप? बिल्कुल, हमने आज तक काफी सालों से संघर्ष करते आए हैं। चाहे हम पिछली बार चुनाव लड़ के 2017 में मात्र 120 वोटों से हारे थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे शख्सियत को दरकिनार किया पूरे संगठन में 5 साल। फिर भी हम इस बार भी सर्वे की रिपोर्ट जो थी हमारी, जो सर्वे एजेंसियां थी, इसमें टिकट की रेस में तेजस्वी जी सबसे आगे थे, फिर भी उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हम आजाद लड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, हमें तो संघर्ष करना है। जिस हिसाब से हमारे नो मीन्स नो के साथ हमारे नेताजी ने बात की है, हम उस वादे से बिल्कुल मुकरेंगे नहीं, उनके साथ स्टैंड दिखाएंगे। चाहे हमारे पास परिणाम जो भी आए, जीते चाहे हम हारे, ये हम नो मीन्स नो का जो स्टैंड है, उनसे जो हमने समर्थन लिया है, इस बात से हम मुकरेंगे नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एग्जिट पोल के अनुसार आपको तीसरे नंबर पर रखा गया है, तो क्या ये बिल्कुल सही है? आप अपने आप से मानते, जबकि आपका बूथ में जो पकड़ है 45 से 50 बूथों में पकड़ जारी है। सर ये जो एग्जैक्ट पोल होता है, जहां तक मैं जानता हूं, अब ये बात कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े पार्टियां हैं, तो पार्टी का कैडर के हिसाब से एग्जैक्ट पोल निकाल रहे होंगे। हो सकता है पार्टी कैडर भाजपा को तो जी, आपकी आवाज कट रही है, आपको पुनः दोबारा लिया जाएगा। केसर सर आपका स्वागत है। केसर सर आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। जी रामबोध भाई नमस्कार। और यहाँ पर अगर हम आपको ये कह दे कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी इस चुनाव में, तो ये क्या सत्य है? नहीं रामबोध भाई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार, आपने देखा होगा बीते 5 साल, 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे। आम जनता के मुद्दों पर आपने देखा होगा, पूरे हिमाचल के अंदर किन्नौर कांग्रेस ही अकेली एक ऐसी संगठन थी जिसने सड़कों पर सबसे ज्यादा संघर्ष बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो है किन्नौर के अंदर किया था।
तो इसके साथ साथ जहां एक तरफ हम लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तो फिर साथ में ही संगठन मजबूती की दिशा में, संगठन को अ, कैसे बढ़ाना है, इस दिशा में भी लगातार संगठन के कार्यक्रम हमारे होते रहे हैं। और हम 2017 से ही 2022 के चुनावों के लिए तैयार थे। तो मैं ऐसा नहीं मानता है कि आज कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हमें कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ी है। हमने हर बूथ पे काम किया है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये चुनावों का जो दौर आया, हमारे लोगों ने, संगठन के लोगों ने, अलग अलग लोगों ने हर बूथ पे काम किया है। तीनों ब्लॉक के अंदर हमारे जो पदाधिकारी हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। सबकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई थी संगठन की तरफ से, और सभी ने अपना जो बखूबी जो अपने कर्तव्य का जो निर्वहन इन चुनावों में किया है, और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में किन्नौर के अंदर हैं। और मैं ये जरूर मानता हूं कि आने वाले 8 तारीख को किन्नौर में एक बार फिर इतिहास रचा जाएगा। माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से दर्ज करेंगे, और किन्नौर में अपनी जीत की हैट्रिक इस बार लगाने जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये केसर सर, एग्जिट पोल के अनुसार आपको कुछ वोटों से जो है यहाँ पर जो है बाहर कर रही है, कुछ वोट निकाले हैं एग्जिट पोल किन्नौर के अंदर में, बाहर का नहीं है, किसी मीडिया का नहीं है और फेक आइडियो का है, उसमें आपको कुछ वोटों से बाहर है। राम भगत जी, आपने पिछले कल से प्रदेश भर के एग्जिट पोल्स और जो राष्ट्रीय स्तर की जो न्यूज एजेंसी है उनके एग्जिट पोल्स आपने भी देखे होंगे। और ये बड़ा विचित्र सा मामला है कि प्रदेश के तमाम मीडिया हाउसेस ने हिमाचल के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार बनना तय बताया है, और किन्नौर के अंदर श्री जगत सिंह नेगी जी की जीत को किसी भी मीडिया हाउस ने नकारा नहीं है। और वहीं पे कुछ मीडिया हाउस जो दिल्ली में बैठकर जिन्होंने अपने सर्वे कराए हैं, उनके हिसाब से हिमाचल के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। अब किस मीडिया हाउस के सूत्र पक्के होंगे ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उस मीडिया हाउस का जो हिमाचल के अंदर है, जिनके सूत्र हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिला में है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि हिमाचल के अंदर 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन रही है। और किन्नौर के अंदर तो ये बात बहुत पहले ही निश्चित था कि इस बार श्री जगत सिंह नेगी जी का जीतना यहाँ से सुनिश्चित है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो भाजपा का जो राज रहा है, सबसे ज्यादा लोग किन्नौर के परेशान इस जो शासन में रहा है वो लोग रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का क्या 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 हाल था, आपने देखा। सूखे की मार से लोग त्रस्त रहे, खास करके जो अपर किन्नौर आप जानते हैं। और इस शासन में किन्नौर में केवल जो हमारे कुछ ठेकेदार जो भाई बंधु हैं, उनके अलावा आम जनता को क्या मिला ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जी कहीं ना कहीं केसर सर, बाकी चीजें तो जनता 8 तारीख को बताएंगे, कुछ चीजें हम आपके पास रखना चाहेंगे। जी, कितना वोटों का जो गणना है, कितना रहेगा? 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, कितना लीड रह रही है आपकी? राम भगत जी, आप जानते हैं, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो आप जानते हैं कि मैं शायद सबसे ज्यादा बूथों पे स्वयं काम कर चुका हूं। और सबसे ज्यादा बूथ किन्नौर के अंदर मैं इस चुनावों में खुद स्वयं गया हूं, और बूथों के अंदर जाके लोगों के बीच में रह करके काम करके आया हूं। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि किन्नौर में इस वक्त 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे तो कम से कम 102 से 105 बूथों पर श्री जगत सिंह नेगी जी और कांग्रेस लीड कर रही है। और इस बार कम से कम 7,000 की लीड से जगत सिंह नेगी जी जीत रहे हैं। ये आप अभी लिख कर रख दें, मैं 8 तारीख के बाद भी आपसे पुनः मिलूंगा। जी, एक सर्वे हमने भी किया है, इसमें आपका 90 से 95 की बूथ में पकड़ आपकी दिखने को मिल रहा है। तो चलिए, मेरा लेकिन इसमें आपको एक चीज और ये देखने को मिल रहा है कि क्या इस जो निर्दलीय उम्मीदवार उठे, क्या उसका पूरा पूरा फायदा मिला आपको? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पूर्व में भाजपा प्रत्याशी रहे हैं, भाजपा से विधायक रहे हैं, और उनका एक अपना जनाधार निश्चित तौर पे होगा। और वो जनाधार उनके साथ शिफ्ट हुआ होगा, जो कि भाजपा से शिफ्ट हुआ होगा। तो लेकिन इससे कांग्रेस के वोट में कोई इजाफा नहीं हुआ होगा। ये अलग बात है कि भाजपा का जो अपना वोट बैंक है उसमें दो फाट जरूर हुआ होगा। कांग्रेस का अपना जो कैडर, आपको याद हो 2017 में कांग्रेस को 20,000 कुछ वोट मिले थे, और कांग्रेस का कैडर इस बार मजबूती के साथ
खड़ा रहा। उसके अलावा आप जानते हैं कि पिछले बार जो आपका 15, 16, 1700 जो वोट जो है, जो आपके सीटू के जो उम्मीदवार को मिला था, वो उम्मीदवार भी इस बार नहीं है मैदान में। इसके अलावा ओपीएस का फैक्टर है। तो मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं कि कम से कम 22,000, जी 22,500 से ऊपर का जो कम से कम मत जो है जी इस बार जी कांग्रेस को मिलने जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज और है कि क्या इस बार जो आपका जो 1500 रुपये महिलाओं का है और ओपीएस का है, इसका डबल फायदा आपको मिला है? ओपीएस का निस्संदेह पूरे कांग्रेस संगठन को मिला है, मैं जरूर मानता हूं, क्योंकि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। और ये केवल किन्नौर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जब ओपीएस बहाली की बात की है और उसके प्रति कर्मचारियों ने आस्था जताई है, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है। और जी जहां तक 1500 रुपये जो महिलाओं वाली बात है, मैंने समझता कि इसका बहुत बड़ा फर्क किन्नौर जैसे क्षेत्र में पड़ा होगा। जी। कैसे सर, आपको इतना तो थोड़ा ज्ञान होगा कि ज्ञान क्या, आपको इतना तो राजनीति के विशेषज्ञ के हिसाब से आपको 3 तरीके से फायदे मिले हैं। और 3 तरीके का फायदे, एक चीज है आपका एक तो आपका ओपीएस का फायदा मिला है, दूसरा आपका जो है निर्दलीय का फायदा मिला है, और तीसरा आपका जो महिलाओं को जो एक प्रलोभन दिया है। तो प्रलोभन देना कहाँ तक उचित रहता है? देखिए राम भगत जी, ये जी आप इसे प्रलोभन कहें, मैं इसे प्रलोभन नहीं समझता हूं। क्योंकि मातृशक्ति के लिए कोई उनके, देखिए बीजेपी के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। आज गृहिणियों का आम जो जनजीवन जो जीना है वो भी मुश्किल हो गया है। महंगाई इस चरम पर है कि आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए, जो लोग जॉब्स में नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है, उनके लिए एक सहानुभूति के रूप में एक सम्मान राशि कोई सरकार देना चाहती है, तो उसमें बुरा क्या है? महिला सम्मान की बात हम सारे करते हैं। और इसमें हर हर पार्टी, हर संगठन ने कोई ना कोई ऐसा किसी वर्ग विशेष के लिए ऑफर लाया है जो उसके उत्थान के लिए हो। उसमें कांग्रेस ने यदि महिलाओं के लिए लाया तो उसमें बुरा क्या है? जी। तो चलिए आपके साथ फिर जुड़ेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़े आदरणीय बीएसपी के दिनेश जी। दिनेश जी आपका स्वागत है हमारे पेज में। अपना माइक ऑन करें। धन्यवाद सर। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आ रही है, पहले तो पढ़ता हूँ कि मेरा प्रश्न है कि सरकार यदि कांग्रेस की बने, बीजेपी के बने, कई ऐसे कार्य होते जिसका शुभारंभ रूलिंग गवर्नमेंट करती है और सरकार बदलती है, ऐसे कार्य को जनित के लिए 5 साल के लिए सूली पर लटक जाते हैं। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण है। सभी पार्टियों के सदस्यों को विचाराधार अलग हो सकती है, लेकिन बेहतर किन्नौर बनाने के लिए संकल्प हर किन्नौर वासियों को होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी सवाल उठाएंगे। दिनेश सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं राजनीति वालों से एक चीज से मुझे बहुत ज्यादा घृणा होती है, जब वो एक पार्टी में फायदा नहीं होकर दूसरे पार्टी में फायदा होने के लिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। पहले आप सिट्टू थे, और क्योंकि सिट्टू पूरा हिमाचल के अंदर में जन जन तक की आवाज उठाती है, महिला पुरुष हर प्रकार की जो है, उन्होंने आज तक की जितने भी हक हकूक मिले हैं वो सिट्टू के वजह से ही काफी जो है सरकारें आगे बढ़ती है। लेकिन बीएसपी का किन्नौर के अंदर में किसी प्रकार का रोल नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या फायदा दिखा कि आप जो है इतने बड़े जन सैलाब को छोड़कर खाली जो है बीएसपी के रह गए? लाइटें बंद कर देना नहीं सर, क्योंकि ये लाइटें यहीं से होती है। अच्छा सर, बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? सर मेरी बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है है, आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर इसमें रही पहली बात तो जो सीटू की आपने बात कही सर, सीटू पहले तो ये है सर, ट्रेड यूनियन है, ये पार्टी नहीं है। ठीक है सर। जी ठीक है, पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। अब यदि जी रही बात पार्टी बदलने की, तो अगर मान लिया पार्टी नहीं बदलते, तो जिन्होंने भी पार्टी बदली, पहले तो कांग्रेस ही थी पूरे देश में पार्टी। ठीक है जी, एक ही पार्टी रहती। अगर लोग पार्टी नहीं बदलते तो बीजेपी कहां से आती? फिर पार्टी नहीं बदलते जी और क्या कहते हैं, बीएसपी कहां से आती? अन्य पार्टियां कहां से आती? तो ये पार्टियां जो बदलना,
ये कोई अपने फायदे के लिए नहीं है सर। किसी की सोच हो सकती है कि ये अपने फायदे के लिए जाना, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। तो जी यदि मेरी सोच होती, अगर मेरी सोच होती कि मैंने फायदा लेना है, तो मैं तो बड़ी पार्टियों में जाता जिनका जनाधार है। मुझे पता है, या कोई सी भी पार्टी हिमाचल प्रदेश में जिसका जो पार्टी सत्ता में आएगी मैं उसके साथ चला जाता। मैं जो है जिसका 1 मिनट के लिए बीएसपी में अभी बीएसपी का जनाधार कमजोर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, फिर भी मैं जो है बीएसपी की तरफ गया। इसमें मेरा कोई फायदा तो नहीं है ना सर। तो दूसरी रही बात, दूसरी कई बीजेपी के एमएलए मंत्री ये कांग्रेस में जा रहे हैं, कई कांग्रेस के एमएलए मंत्री, कई मुख्यमंत्री तक जो है दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में फिर एमएलए बन रहे हैं। तो ये सर, ये तो खैर चला रहता है, ये समय समय की बात है। इसमें कोई इसकी बात नहीं है सर, कोई अपने फायदे की या ऐसा नहीं है। ये एक विचारधारा की बात है सर। चलिए, हम आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि बीएसपी आखिर क्यों जो है, बीएसपी का रोल जो है खाली चुनाव के दौरान ही देखने को मिलता है। इससे पहले कहीं ऐसा जनहित का जो मुद्दों को लेकर, या फिर हमारे जो रॉयल्टी को लेकर, या फिर हमारे जो परियोजनाओं को लेकर आगे आती नहीं है। खाली चुनाव के दौरान बीएसपी जो है एक जातिवाद का कुछ ऐसा सूचक बनकर रह गई है, वोट बैंक। आखिर क्यों ऐसा, जन मुद्दों से हटकर खाली जा, ऐसा काम क्यों करती है? सर ऐसा नहीं है। जो बीएसपी एक जो है समता मूलक विचार रखने वाली पार्टी है, कोई ये जाति तक सिमटी हुई पार्टी नहीं है। दूसरा ये क्या, इसमें जो है सभी का रोल है, हर वर्ग का रोल है। इस बार बीएसपी की जो रही बात, पिछले 4 इलेक्शन से लगातार बीएसपी जिला किन्नौर में चुनाव लड़ रही है, और इन 4 इलेक्शन के दौरान ऐसी बात नहीं है, पार्टी के पदाधिकारियों ने कई जगह जो है काम करने की कोशिश की है, लेकिन जो है कई बार जो है जनता का सहयोग भी आम टाइम में, जैसे आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में तो पिछले 4 चुनावों से लगातार 4 चुनाव में जनता का वोट मिला हुआ है बीएसपी को। जितना भी मिला है वो एक जो है जो जनादेश मिला है उसका हम जो है बहुत सम्मान करते हैं। और रही बात जो चुनाव के आम टाइम की बात, हमारे इससे पहले जितने भी पदाधिकारी की थे और अभी भी है, वो जो है काफी काम, मतलब बीच में उन्होंने भरपूर प्रयास किया है सब जगह काम करने का, लेकिन कई जगह जो है लोग संगठित नहीं हुए, तो उस वजह से जो है वो उसको व्यापक स्तर पर नहीं ले जा पाए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लगातार जो है आम टाइम में भी बीएसपी काम करती रही है। जी, किन्नौर की राजनीति का अगर हम परिवेश देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर रहता है। तो ऐसे में 2022-23 का जो चुनाव दिख रहा है, तो किसका पलड़ा भारी आपकी ओर से दिख रहा है? सर किसका पलड़ा भारी है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस बार लगभग हमने जो है 75% गांव में जाकर बीएसपी के लिए वोट मांगा है। 25% गांव में हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि समय नहीं था। हमें जो है कई जगह डोर टू डोर भी जाना पड़ा, हर वर्ग के हम जो है डोर टू डोर गए हैं और वोट मांगे। 75% जहां भी हम पहुंचे हैं गांव में। तो इसमें सर एक्चुअली क्या है, मैं तो अपना कहना चाहूंगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी नहीं आएगी जो भी है, ये किसका टक्कर है, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दे पाऊंगा। रही बात जो बीएसपी की है, बीएसपी में जो आंकड़ा बता रहे हैं, बीएसपी के लिए जो एग्जिट पोल बता रहे हैं सर, उसमें मैं बात करना चाहूंगा। तो इस बार का जो एग्जिट पोल आया है बीएसपी के लिए 261, 2 एग्जिट पोल आए हैं, एक का 261 आया है और दूसरे का 430 तक आया हुआ है। ये शायद आपके चैनल ने भी इतना किया है, हो सकता है, जो भी है जिन्होंने भी सर्वे किया है इसमें, एक 261 और एक 430। यदि मैं इसमें, मैं खुद भी ये नहीं कह सकता कि अभी फिलहाल हम जो है कितना वोट लेंगे। अगर मैं पिछला रिकॉर्ड बताऊं, अभी हाल ही का रिकॉर्ड 2017 का, ये जो इस बार का एग्जिट पोल है 2022 में जो दिया है 261 और क्या कहते हैं दूसरा 430 का, ये एग्जिट पोल जो है 8 तारीख को परसों गलत साबित होंगे। गलत साबित सर जी इसलिए होंगे क्योंकि जो पीछे 2017 का चुनाव था उसमें बीएसपी को एग्जिट पोल में कितना वोट कहा था, 150, 150 वोट जो है एग्जिट पोल आया था, लेकिन जब नतीजे आए तो 404 वोट थे, तो डबल से भी ऊपर गया था। तो इस बार भी जो है ये बीएसपी को जो एग्जिट पोल है और प्लस दूसरा क्या कहते हैं एक्चुअल रिजल्ट है, वो जब आएगा तो इसका ये रिवाज जारी रहेगा। इसमें भी अभी 261 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये 522 जाता है, और 430 को 2 से गुना करते हैं तो ये 860 जाता है, और ये 1000 प्लस भी हो सकता है, इतना हमारा मानना है सर। और बाकी बीएसपी चलिए, आगे भी काम करती रहेगी। हाँ जी मैं सभी को एक कविता सुनाऊंगा, पहले सभी को जी
मेरा कविता सुनाने का मकसद ये है कि क्योंकि जो भी किन्नौर से उठे हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने ही किन्नौर के, चाहे हमारे जगत सिंह नेगी जी होंगे या फिर सूरत नेगी जी होंगे या फिर अनिल कपूर जी या फिर निर्दलीय से हमारे, तो सबके लिए एक मैसेज है और सबके लिए एक कविता है, इसलिए कि क्योंकि जीतने के बाद जो है जो हमारा जो ज्वलन मुद्दे है वो हमारे जो मेन मुद्दे उसको रखें, तो सभी को इस कविता को सुनना है। क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय बुद्धा सेन ने कहा था कि जो भी समाज सेवा काम करता है, समाज से जुड़ा रहता है, चाहे नो मीन्स नो हो या फिर कोई जैसे हमारे किन्नौर अब की टीम है, हम अगर समाज सेवा करते तो कृपया हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि राजनीति में हमें ना जोड़े। हाँ, आपको लगता है कि कभी हम गलत है या किसी के दबाव में हम काम करें तो आप स्पष्ट तौर से करें कि दबाव में काम आ रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी रहेगी हमारे किन्नौर के अंदर में नो मीन्स नो, किन्नौर अब तक पेज का भी एक मैसेज ही रहेगा। तो चलिए कविता सबके लिए, तुम किसी को भी जिताओ, तुम सब किसी को भी जिताओ, इस पर एक कविता है। तुम किसी को भी जिताओ, हम सुंदर निर्माण, हरा भरा निर्माण, सर्व संपन्न निर्माण किन्नौर बनाने में उनसे विकास मांगेंगे, जनता की आवाज बनकर उनसे सवाल करेंगे, तुम किसी को भी जिताओ। हाँ, तुम किसी को भी जिताओ, हम सुंदर किन्नौर निर्माण के लिए, हरा भरा किन्नौर निर्माण के लिए, सर्व संपन्न निर्माण के लिए, किन्नौर बनाने के लिए उनसे विकास मांगेंगे, जनता की आवाज बनकर उनसे सवाल करेंगे, तुम किसी को भी जिताओ, हमें कोई वो नहीं है। ये आदरणीय बुद्धा सेन, और हमारी बात तो यही है, आप लोग ये मान लीजिए सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस वाले कांग्रेस को जिता रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस वाले कांग्रेस को जिता रहे हैं, बीजेपी वाले बीजेपी को जिता रहे हैं, आप वाले आप को जिता रहे हैं, बीएसपी वाले बीएसपी को जिता रहे हैं। आप लोग तो सपोर्टर है, आप लोग भक्त है, आप लोग कार्यकर्ता है, आपको तो नारे लगवाना है, आपको तो झंडा उठाना है, मेरी पार्टी जीत रही, यही गुणगान करना है। हाँ, मेरी पार्टी जीत रही यही गुणगान करना है, लेकिन 8 को जो जीत रहा, इस बार भी ध्यान देना है, जो 8 को जो जीत रहा उसे आम जनता जिता रही है, उसे आम जनता जिता रही है, उसे गरीब जनता जिता रही है, उसे बेरोजगार युवक युवतियां जिता रहे हैं, उसे महंगाई से त्रस्त जनता जिता रहा है। इसलिए जनता सर्वोपरि है, जिसने उनको मोहर लगाया। हाँ, 8 को जो जीत रहा है उसे आम जनता जिता रही है, उसे गरीब जनता जिता रहा, उसे बेरोजगार युवक युवती जिता रहे, उसे महंगाई से त्रस्त जनता जिता रहा, इसलिए कि जनता सर्वोपरि है, जिसने उनको मोहर लगाया। तो इसलिए वह 8 को जीत रहा, इस बात को भी ध्यान रहे, वो 8 को जीत रहा, वो 5 साल नेता नहीं जनसेवक बनकर काम करे। जो 5 तारीख को जीत रहा है वो 5 साल नेता नहीं जनसेवक बनकर काम करे, राजनीति लोगों से हटकर। मैंने देखा कि राजनीति लोगों का सबसे पहले काम होता है, आम जनता का नहीं होता है। तो राजनीति लोगों से हटकर आम इंसानों का भी काम करे। एक बार पुनः 8 को आप सभी प्रतिभागियों को किन्नौर अब तक पेज के द्वारा एक मैसेज है कि सभी की जीत हो और जाति धर्म से हटकर किन्नौर के ज्वलंत मुद्दों को सामने लेकर आए और किन्नौर को सुंदर निर्माण, हरा भरा प्रकृति पर्यावरण से निर्माण हमारा किन्नौर बनाए। तो छोटी सी रचना थी बुद्धा सेन आपके लिए, आपके समक्ष। कोई भी जीतती है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे को भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में जो हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो दरकिनार ना किया जाए, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। जी बिल्कुल सर, हमारा साफ मानना है, अगर आज हमने किसी का समर्थन किया है तो हमने पहले ही दिन ये हमारे लोगों के बीच में हमने बात रखी थी, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी कमिटमेंट है, वो हमारे दम से होगा। नो मीन्स नो का जो संगठन है, जो संघर्ष है, ये हम अपने दम पे जीतेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये एक टाइम फेज आया है कि हर 5 इलेक्शन होता है, तो वो सवाल हमारे से भी हमारे यूथ जो हमारे पूरे
किन्नौर के 73 पंचायत से जुड़े हैं, उन्होंने भी बार बार हमारे से सवाल किया कि एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ चाहे रीजनल मीडियाज हो या नेशनल मीडिया, हमारे से चाहे बीबीसी हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, तो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने भी हमसे संपर्क करके वो क्योंकि 2021 बाई इलेक्शन में हमने वो जो बायकॉट का जो निर्णय लिया था, वो एक सामूहिक जो हमारा डिसीजन था, उस तरीके का हमारे युवा साथियों का एक मानना था कि एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तो हमने इस विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है। बट हमारा ये साफ मानना है, हमारी लड़ाई जमीन पे तब तक जारी रहेगी जब तक हम किन्नौर में हाइडल प्रोजेक्ट्स को बैन नहीं करेंगे, और ये हमारी कमिटमेंट है। और ये जितने भी स्पोक्स पर्सन्स बैठे हैं सारे पार्टीज के, तो हम, जैसे आपने अभी अपने कविता में एक पंक्ति है कि जनता की आवाज बनकर उनसे सवाल करेंगे, वो चीज हम जारी रखेंगे और तब तक हम लड़ेंगे जब तक किन्नौर में हाइडल प्रोजेक्ट्स बैन नहीं होता। और ये हमारी कमिटमेंट है कि ये हम करेंगे। और उसके बाद चाहे जितने भी हमें कल को चाहे श्री जगत सिंह नेगी जी जीतते हैं या सूरत नेगी होंगे या निर्दलीय होंगे या अदर्स होंगे, मैं ये हमारा एक हमने रोड मैप तैयार कर रखा है हमने, चाहे आरटीआई के माध्यम से हो, चाहे और भी कई चीजें हैं, वो हम पूरे तैयारी के साथ बैठे हैं। क्योंकि हमारा ये भी मानना है, हमारे को जो भी फीडबैक्स आए हैं ये इलेक्शन के वजह से भी, ये जो प्रोजेक्ट्स का जो है, चाहे वो जंगी ठोपन हो, चाहे वो खाप शासू का हो, चाहे वो माइक्रो जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 7 परियोजनाओं के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट से कुछ बातचीत हो रही है, तो वो चीजें हमारे को क्लियर है और उस तरीके से हम ये काम करेंगे इसके बाद। और ये चाहे अभी केसर जी बैठे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अगर कल को अभी जैसे बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल के माध्यम से श्री जगत सिंह नेगी चौथी बार विधायक बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। बट एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, उन्होंने विधानसभा के अंदर जब उन्होंने ये कहा था पैसा कानून, गवर्नमेंट से सवाल जब वो पूछ रहे थे, हमारे एनर्जी मिनिस्टर से जब वो सवाल कर रहे थे कि एमओयू कर लेती है गवर्नमेंट और वहाँ के जो स्थानीय इफेक्टेड पंचायत के लोग होते हैं, उनसे कोई डिस्कशन होती नहीं है। हमारे को वो चीज तब बड़ा उनका एक पॉजिटिव लगा, विधानसभा में उठ के वो बात तो कर रहे हैं, वो सवाल तो कर रहे हैं पैसा कानून से बचेंगे कैसे। बट एक सवाल साथ ही साथ ये उठता है, जब वो हमारे बीच में आते हैं, हमारे लोगों के बीच में जाते हैं, तो फिर वो उनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हमारे को दिखता। फिर वो हमारे लोगों के बीच में जाके बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने एमओयू साइन कर लिया है और इतना रेवेन्यू जनरेट होना है, इतना कर्ज में डूबी है सरकार। तो वो जो समस्याएं हैं, जो भी चाहे हम वो माने कि वो चाहे वो बहाना एक जो हम माने, तो वो ठेका तो पार्टिकुलर किन्नौर ने तो लिया नहीं है हाइडल प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। और साथ ही साथ जगत सिंह नेगी जी बड़े विद्वान हैं, हम उनको मानते हैं, 3 बार वो हमारे विधायक रह चुके हैं। और चाहे वो एफआरए की बात हो, चाहे वो पैसा कानून की बात हो, बड़े बड़े चाहे वो आरटीआई की बात हो, तो ये सारे कानून हम मानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टेन्योर में आए हैं। बट ये चीज जान के हमारे को हैरत होती है, जब वो ट्राइबल क्षेत्र का एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव, एक विधायक, इतना नॉलेज रखने के बावजूद भी जब वो हमारे लोगों के बीच में आता है तो वो स्टैंड क्लियर क्यों नहीं दिखता। और पैसा कानून की जब वो बात करते हैं, तो आप किन्नौर के अंदर 73 पंचायत में देखिए कि एक भी पैसा कानून के अंदर कहीं पे भी कमिटी गठित हुआ हो, चाहे वो वहां पे पैसा कानून के तहत सिर्फ कानून और अधिकार लेने की बात नहीं है, चाहे वो प्रबंधन का जो अधिकार हो, कहाँ पे ये चीजें हो रही है, मतलब जमीन पे हकीकत क्या है ये देखने की जरूरत है। और वही सवाल उसी तरीके से, चाहे वो कल को हमारे निर्दलीय उम्मीदवार श्री तेजवंत नेगी जी भी अगर जीतते हैं, तो हमारे से भी ये सवाल आया था कि आज को उनको मजबूरी है, और एक जनरल सी बात है, वो उनको कहना आसान है क्योंकि वो निर्दलीय हैं और
वो नो मीन्स नो बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि वो यहाँ किन्नौर से लेके दिल्ली तक चलने को तैयार है, संसद घेराव करने को तैयार है। बट एक चीज हम क्लियर करना चाहेंगे, ये सुनिश्चित भी नो मीन्स नो के संगठन करेगा, ये सिर्फ बोलने मात्र से बात नहीं होगी। और चाहे वो बीजेपी का भी कैंडिडेट यहाँ पे जीत के आता है, तो एक बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो नो मीन्स नो का जो संघर्ष है, ये सिर्फ ओपन से ये पूरे किन्नौर की बात करेगा। और जितने भी परियोजनाएं यहाँ पे प्रस्तावित हैं और जो कमीशन प्रोजेक्ट हैं, मैंने पहले भी कहा, चाहे वो लाडा का बात हो, चाहे वो रॉयल्टी की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने पिछले साल ही देखा था जब बाबा को वहाँ पे रमेश पंचौर जो हाइडल प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमारे को बुलाया गया था, और वहाँ पे हमारे युवा साथी 37 जो यूथ थे उनको तहत उनको एम्प्लॉयमेंट से बाहर कर दिया गया था। तो वहां पे हमारे लीडर्स कहाँ थे? सिटिंग एमएलए जगत सिंह नेगी कहाँ थे वहां पे? तो वहां वो चीजें होगी। और हम एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, हम 2023 में नो मीन्स नो का जो संघर्ष है वो जमीन पे दिखेगा, बहुत एक्टिवली दिखेगा। और ये जो चाहे वो कंपनी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे जिला के प्रशासन के अधिकारी हो, वो अगर ये गलत फहमी में हो कि ये इलेक्शन निकल जाए और उसके बाद कुछ गतिविधियां होगी, तो ये गलत फहमी कोई भी ना राजनीतिक पार्टी पाले या हमारे प्रशासन में बैठे अधिकारी। ये अब जो संघर्ष होगा उसके लिए नो मीन्स नो का संगठन पूरा तैयार है। और हम विनती करेंगे हमारे 8 तारीख के बाद जो भी विधायक चुना जाएगा, इस चीज को राजनीतिकरण ना करें और सब एक किनौरा बन के, और जो भी समस्याएं हैं इसे सब मिलकर लड़ना होगा, ये मान के हमारा सहयोग करें। और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है जंगल जमीन की, वो जो हमने ये चीजें देखी है, कितनी विनाश हुआ है इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमारे किन्नौर को, तो वो एक किनौरा होके इस विषय को सोचे। और हमारे संघर्ष में इसको भागीदारी अगर ना भी बन पाए तो एक प्रैक्टिकली और ऑथेंटिक चीजों को लेके इस चीज को माने, और डमाडोल और अगर वो रवैया पालेंगे या इस तरीके की कुछ भी चीजें होगी, तो हम नो मीन्स नो के पूरे संगठन बहुत मजबूती से इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। आपसे एक चीज ये, अगर भविष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर में आदरणीय केजरीवाल जी ने भी इस प्रकार से आंदोलन चलाए थे, और धीरे धीरे जब उनका आंदोलन सुन नहीं रहे थे तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो क्या भविष्य में अगर कांग्रेस बीजेपी अगर काम नहीं करती तो क्या नो मीन्स नो का कोई विधायक किन्नौर से उठेगा? बुद्धा सर, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। जी, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक हमारे ट्राइबल क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में अगर हम एक एमएलए खड़ा कर पाए, क्योंकि ये फीडबैक तो हमारे को इसी इलेक्शंस में आ रहे थे। हमारा जो संगठन है वो सिर्फ ये सीमित पंचायतों में नहीं है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, 73 पंचायत से यूथ हमारे से कनेक्टेड हैं। और उन्होंने भी ये हमारे को फीडबैक दिया था कि हमारा कैंडिडेट होना चाहिए नो मीन्स नो का, और हम खुलकर समर्थन करेंगे और ये दिखाना चाहेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों को कि मुद्दे के ऊपर राजनीति होगी। बट हमारा अभी ऐसा कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। और हम ये कि जो हमारा लड़ाई है, और 26 अगस्त 2021 को जितनी जन सैलाब हमसे जुड़ी थी, उनका भी ये मानना था कि ये जो लड़ाई है बैन हाइडल प्रोजेक्ट किन्नौर के अंदर जो हम एक संघर्ष कर रहे हैं, तो वो राजनीति से हट के, और क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको पता है, आम जनता सबको पता है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको राजनीतिकरण ना करके समझ चाहे वो पार्टी क्यों ना हो, हमने कभी किसी पार्टी को ना जिंदाबाद बोला है ना मुर्दाबाद, ना हम कभी बोलेंगे। और आज के डेट में भी आप अगर हमने तेजवंत नेगी जी का समर्थन किया है, हमने क्लियरली उनके साथ ही बात ये कहा था कि हम व्यक्ति विशेष की बात कभी नहीं करेंगे। हमारा जिंदाबाद, हमारा संघर्ष रहेगा हमेशा। और अभी हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम राजनीतिकरण इस मुद्दों को लेकर करेंगे। जी बुद्धा सर, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं
किन्नौर के अंदर में क्या, ये पूरे भारत की एक विडंबना की बात है। अगर हम देखते हैं तो 5 साल तो हम रोडों में उतरते हैं, किसानों का हो, चाहे बागवानों का हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महंगाई के लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लो, 5 साल पूरे रोडों में रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, व्यक्ति विशेष के, क्षेत्रवाद के हो जाते हैं, मुद्दों पर हम जो है वोट नहीं देते। आखिर जनता को होता क्या इस पर, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। जी रामभगत जी, ये बहुत आपने सही प्रश्न किया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक चीज है। तभी हमने अपने संघर्ष में भी ये कहा है, जब तक हम अपने किसी पार्टी विशेष से ऊपर उठकर किसी समस्या को नहीं सोचेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब में है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरी भी फैमिली है, सबकी फैमिली किसी न किसी पार्टी से जुड़ी होती है। तो मेरे फैमिली के अंदर भी मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा बैकग्राउंड कांग्रेस का है। तो मेरे भी जो बड़े भाई हैं वो कांग्रेस के एक पदाधिकारी हैं। तो मैंने ये एग्जांपल सेट किया अपने घर के अंदर कि मैं लड़ाई पहले अपने घर से लड़ रहा हूँ। मैं जी, पहले ये बहुत एग्जांपल सेट करता, और जो भी हमारी आज हमारा जो मीटिंग होता है, जो भी कहीं पे भी हम जो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं हमें निकलना होता है, तो ये स्टार्ट मेरी लड़ाई घर से होती है। चाहे वो अपने बड़े भाई से कहना हो, चाहे दादा दादी से कहना हो, सबसे कहना हो। मैं ये क्लियर है कि जब तक हम इन मानसिकता से ऊपर नहीं उठेंगे तो ये चीजें हम फिर जीत नहीं पाएंगे। और एक एग्जांपल है, अभी जो इलेक्शन हुआ था 12 तारीख को, ये चीज ऐसे था कि जैसे हमारा पंठंग होता है, तो बड़े भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं, और मैं कह रहा हूं कि हमने जो स्टैंड लिया है व्यक्ति विशेष नहीं है, क्योंकि किसी ने मुद्दे के ऊपर बात उठाई है तो मुद्दों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। और दूसरा कोई सी एंड डी तो तैयार ही नहीं है, हालांकि उनको सब चीज का नॉलेज है, तो वो क्यों तैयार नहीं है। तो मैंने, और इसी के बाद जैसे मैं अभी अपने यूथ का प्रेसिडेंट हूं, तो वही बात मैं अपने साथियों के बीच में भी रखता हूं। अगर हम जब तक इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक राजनीति से ऊपर कुछ ज्वलन जो मुद्दे हैं इसको हम सोचेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकली हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, तो ये लड़ाई हम कभी जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए हम साफ कह रहे हैं कि हमारे को राजनीति से ना जोड़ा जाए, क्योंकि इससे जी, पहले भी बहुत बार हमारे को ये कहा है कि अगर हम सूरज नेगी जी से सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो कांग्रेस पार्टी से है। अगर हम जगत नेगी जी से सवाल करें, वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी के वो हैं। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम साफ कह रहे हैं, अभी नहीं, आज भी नहीं और कल भी हमारे लिए कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा। हमारे लिए हमारा जी। संघर्ष जिंदाबाद है। तो बुद्धा सर, इस आप ही से, क्योंकि सारे राजनीतिक दल हैं तो अपने यहाँ पर चैप्टर चलाएंगे, आपसे एक और एक सवाल रहेगा। किन्नौर के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब में महिलाएं जुड़े हैं, सारे महिलाएं जुड़े हैं, और उसमें सबको पोस्ट दिया है, चाहे वो ब्लॉक लेवल का, बूथ लेवल का, सबका हो। लेकिन जब हमारी महिलाएं इतनी शिक्षित होकर, इतने निडर होकर भी, इतने सशक्त होकर भी सिर्फ झंडे के नीचे कार्य करती है और मुद्दों पर वो भी काम नहीं कर रहे, आखिर क्यों? जबकि महिलाएं अगर आती, आगे आती और युवा पीढ़ी आगे आती तो बदलाव बहुत होता। जी बिल्कुल राम भगत जी, आप सही कह रहे हैं। ये चीजें हमने भी अपने इस संघर्ष में देखा है। तो इसके लिए हमें लगता है कि कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे अभी हमने इस इलेक्शन से पहले भी हम किन्नौर के जो बड़े गांव हैं हमारी इफेक्टेड पंचायत में ही, चाहे वो मूरंग हो, कानम हो, हम जब उन लोगों के बीच में गए, जब हम उनसे थोड़ा सा अपना डिबेट करते हैं, बातें रखते हैं, वहां पे महिलाएं भी होती है। और आप जानकर हैरानी होगी, नो मीन्स नो के संघर्ष को मजबूती महिलाओं से ही ज्यादा मिली है। हालांकि ये बात सत्य है कि वो दिखते नहीं है, बट रियलिटी कुछ और है। आज के डेट में अगर हम इस मैं अपनी गांव की बात करूं, तो इससे पहले भी हुआ था हमारे यहाँ पे एक स्पेशल ग्राम सभा ऑर्गेनाइज किया था जिला प्रशासन की ओर से, वो एचएमएल से रिलेटेड। तो वहां पे जो महिलाओं की भागीदारी थी वो बहुत बढ़ चढ़कर हुई है हमेशा। तो हम इसके लिए थोड़ा सा एक हमने देखा है कि जमीन पे थोड़ा सा वर्कशॉप टाइप में हमारे को करना होगा कुछ चीजें डे टू डे, चाहे वो हमारे जो पैसा कानून का है। क्योंकि एक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एफआरए का जो अभी तो खैर इंडिविजुअल उस पे तो काफी चीजें हो रही है, बट पैसा कानून हमने देखा है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। अगर हम इसका हर पंचायत में एक कमिटी भी गठन कर पाए
और उसमें महिलाओं का रोल ज्यादा हो और वो सुचारू रूप से काम करे, तो उनको जब अपने जल जंगल जमीन की समझ ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा है, और वो जो प्रबंधन हम बार बार कह रहे हैं कि जो जो वो प्रबंधन का जो अधिकार जब वो समझेंगे उस चीज को, तो वो हमारी संघर्ष में एक बहुत बड़ा हथियार होने जी होगा। और ये हमारा मानना है कि हम अगले 2023 में इस बिंदु पे बहुत काम करेंगे। जी बहुत महत्वपूर्ण विषय। जुड़े रहे, हम अंतिम लास्ट में आपको बताएंगे कि किन्नौर के अंदर में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड जा रहा है, इस पर भी हम आपको जरूर बताएंगे। अंतिम जुड़े रहे। या संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका पुनः स्वागत संतोष सर। आपके लिए एक सवाल है। अगर वैसे तो बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है एग्जिट पोल में, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी बाहर हो जाती है तो किन्नौर के अंदर को मानता हूं, किन्नौर के अंदर में विपक्ष कौन रहेगा? आदरणीय सूरत नेगी जी या फिर आदरणीय तेजवंत नेगी जी? राम भगत जी, मैं फिर एक बार पुनः आपको दोहरा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं पीछे रहेंगे। और फिर भी आपने प्रश्न किया है, तो अभी वर्तमान में जो हमारे आदरणीय तेजवंत नेगी जी है, इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बाकी कौन नेतृत्व करेगा क्या है, ये तो संगठन हमारा तय करता है। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। जी केसर सर, जैसे कि विक्रमादित्य का एक बयान आया है कि ओपीएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अब मदद हो सकती है, तो अगर ऐसा था तो पहले लोगों को बरगलाया क्यों? एक राम बयान भगत था, जी, एक मुझे बयान लगता है हमने पढ़ा यहाँ पर। आपके लिए एक मैसेज, एक प्रतिक्रिया भी आई थी, कमेंट के द्वारा बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप बताएंगे, अगर अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, ओपीएस बहाली नहीं करती है, सेंटर का इंतजार करती है, तो 5 साल तो कर्मचारियों के निकल गए ना, वो तो ठग गए। राम भगत जी, मुझे लगता है कि जानकारी का थोड़ा अभाव है। जी ये आदरणीय विक्रमादित्य जी ने जो भी बयान दिया है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी आप यदि मीडिया सोशल मीडिया में एक्टिव रहे हैं, तो आपने हाल में ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस देने का ऐलान कर दिया था, और ठीक चुनावों से पहले राजस्थान के कर्मियों को, कर्मचारियों को, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके अकाउंट में ओपीएस जो है आना शुरू भी हो चुका है, यदि आप अपडेटेड हुए हों तो। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी नेता की अपनी परसेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन जब ओल्ड पेंशन देने की बात आएगी, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ये कहेगी कि नहीं जी, सरकार की जो राज्य सरकार है वो तो दे रही है, मैं नहीं दूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जब किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी कर्मचारी की सुनिश्चित होती है, तो जो प्रोविडेंट फंड जमा होता है वो कर्मचारी का और स्टेट का शेयर होता है, जिसे देने के लिए जो केंद्र सरकार है वो बाध्य है। ये अलग बात है कि जो सरकार, जो राज्य सरकार का जो शेयर है, उस शेयर के लिए राज्य सरकार को जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जब ये ओपीएस के ऐलान किया था, उस ऐलान करने से पहले इसकी पूरी रणनीति बनी है और उसके बारे में सारा विचार किया गया है। और यदि कांग्रेस ने कहा है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। और दूसरा, मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करना चाह रहा था कि ये आज का जो परिचर्चा है, चुनावी परिचर्चा आपने आज का विषय रखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को इसी पर रखा जाए, क्योंकि हम लोग कहीं पर लग रहा है कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं। जी और सर, साथ ही ये मुद्दा बिल्कुल ही चर्चा से, विषय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनता ने आपको ओपीएस को देखकर वोट दिया और आप लीड कर भी रहे हो, ऐसा ग्राउंड नहीं रिपोर्ट नहीं में नहीं आ रहा है, नहीं, ऐसा जमीनी मैं रिपोर्ट भी आ रहा नहीं है। तो नहीं नहीं चलिए राम हम भगत जी, यहाँ पर जाते हैं हमारे आदरणीय संतोष जी के पास। संतोष जी, आपके पास एक आध ही सवाल पूछेंगे, ज्यादा नहीं। बीजेपी के पास इस बार कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो क्योंकि जो जनता को लेकर आए, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारी स्कीम है, जनधन योजना है या फिर और नारी योजना है या फिर शिशु योजना है, बहुत सारे स्कीमें हैं जो चलाते रहते हैं और जो चल भी रहा है, लेकिन इस बार कोई मुद्दा नहीं रखा है आप लोगों ने। आपका सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। तो आखिर कोई मुद्दा नहीं रहा क्या? मुद्दे खत्म हो गए क्या? क्या जो जनता है जो परिपूर्ण हो गए महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, या फिर रोजगार से? ऐसे कई मुद्दे थे। ऐसा नहीं है राम भगत जी,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते आई है और भारतीय जनता पार्टी का ध्येय ही ये है कि समाज में बैठा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकार का जो योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और चुनावों में भी है। हमारा अपना मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे महिलाओं के लिए जहां कांग्रेस ने एक लुभाने का प्रयास किया कि 1500 रुपए हम प्रत्येक महिलाओं को देंगे, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जो सरकारी सेवाओं में 33% जो महिलाओं को हम आरक्षण देंगे और जहां पर हमारी जो छात्राएं हैं, मेरा भी छात्राएं हैं, उनको स्कूटी देने की बात कही है। और जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात की, और मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे संगठन से हूं, इन 5 सालों में ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला इस भारतीय जनता पार्टी पर कतई नहीं लगा है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और जब हम चुनावों के लोगों के बीच में जा रहे थे तो लोगों ने सराहा है कि लोगों ने कहा है कि किसान सम्मान निधि हमें मिला है। अगर किसी ने, आज ओपीएस की बात हो रही है, परंतु किसी ने सोचा है अगर किसानों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो देश के प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने किसानों को सम्मान देने की बात कही है। और साथ ही साथ हमने इस बार मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो उसके साथ हम जोड़कर 3000 रुपए किसानों को हिमाचल प्रदेश के अंदर सम्मान निधि देंगे। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम, जिन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावों में गए हैं। बाकी जनता सर्वोपरि है, जनता ही इस मालिक है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारे पास समय हो चुका है, स्वीकार करना होगा। छोटा हमारे पास समय हो चुका है। एग्जैक्ट पोल नहीं है, जमीनी एक रिकॉर्ड आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा 2-3 तरीके से हमने इसमें कटौती करने की कोशिश की गई। बहुत हमने कोशिश किया कि चलिए एक और एक सवाल आ रहा है। पहले तो यहाँ जानते हैं कि यदि इस बार जिला किन्नौर में तेजस्वी जी का तुरुप का इक्का निकल जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनका निष्कासन वापस लेगी? इस पर तो यहाँ से जानेंगे। जयराज सर, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है। अगर यहाँ पर विनोद जी का, आप क्या कहना चाहेंगे? यदि इस बार तेजस्वी जी सत्ता पर आते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें वापस लेगी, या फिर आप जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे? सर थोड़ा मुझे परमिशन दे, सिर्फ एक आधा मिनट। चलिए बोलिए। अच्छा सर प्लीज, मैं परमिशन इसलिए ले रहा था, एक्चुअली जो है मेरी ये जो बैटरी जो है सर डाउन हो गई है, बंद होने वाली है। बीच में कहीं बंद हो जाए कोई तो बात नहीं, आप लेफ्ट ले सकते हैं सर। मैं ये बोलना था। आप लेफ्ट हो सकते हैं। हाँ जी, ये बोलना ठीक है, आप लेफ्ट हो सकते हैं। जयराज सर अपना माइक ऑन करें। माइक ऑन करें, माइक। जी सर बोलिए। बिल्कुल सर, विनोद जी ने बिल्कुल प्रतिक्रिया रखी है। अगर इस प्रतिक्रिया को आप पढ़े, यदि इस बार जिला किन्नौर में तेजस्वी नेगी जी का तुरुप का इक्का निकल जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनका निष्कासन वापस लेगी? निष्कासन तो चेतन बरागटा जी का भी हुआ था 6 साल पहले और उन्हें वापस लिया गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अभी थोड़ा सा संतोष जी का भी सुन रहा था प्रतिक्रिया की, वो बोल रहे थे तेजस्वी जी 6 साल के लिए बाहर हुए थे। बिल्कुल विनोद जी ने भी ये बात को बिल्कुल बखूबी से कमेंट के माध्यम से कहा कि चेतन बरागटा को भी इन्होंने 6 साल के लिए बहाल किया था। आज इन्होंने बुला के उनको टिकट दिया और शायद वो सीट भी निकाल देंगे। एक जो जनादेश को ये नहीं समझ पाए, जनता में पकड़ किस नेता की थी ये इनको समझ नहीं आई। चलो हमारा कोई, आपने कहा कि वापिस हम जाएंगे, हमारा कोई विषय मतलब बिल्कुल अभी तक ये कोई इस तरह से कोई सोच नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। जिस पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया, 5 साल में नकारा, सर्वे में टॉपर होने के बावजूद भी उनको टिकट से दूर रखा, तो फिलहाल हम इस पार्टी में जाने का तो कतई नहीं सोच रहे हैं। हम आजाद रहेंगे। और बिल्कुल बहुत सारी बातें मैं पहले भी कह रहे थे कि ये जो पावर प्रोजेक्टों के बारे में मैं बुधा सिंह जी का सुन रहा था कि क्लियर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं। बुधा सिंह जी, मैं आपको बताऊंगा, कोई भी पार्टी क्लियर स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि उनके ऊपर पार्टियों का रिस्ट्रिक्शन रहता है कि
पूरी तरह से वो अपना स्टैंड नहीं देंगे, क्योंकि कल दिन को उनको विधानसभा में जवाब देना, अपने मुख्यमंत्री को बताना आपने किस तरह से वादा किया वहां, ये चीज तो होना ही नहीं है। और जो रेवेन्यू जनरेट की बात कर रही है पावर प्रोजेक्टों की, ये सरकारें करेगी जो सरकार में रहेगी। हम आजाद हैं, हम इसलिए खुल के बोलेंगे। ये तेजस्वी जी ने भी कहा कि हम तो अब आजाद हैं, हम इस बात को स्टैंड ले सकते, क्योंकि ये जो पार्टियां होती है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है अपने आला कमान का, कि इस तरह से जाके आप वादा नहीं कर सकते। इसलिए जगत सिंह नेगी इतने अच्छे नॉलेज रखते हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा, तो वो भी इसलिए स्टैंड नहीं ले रहे। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं आपको। और रही बात आजाद की, आजाद हम तो बिल्कुल ओपीएस के भी साथ थे, हम नो मींस नो के साथ भी बिल्कुल खुल के साथ थे, अंतिम हमारे आगे भी साथ रहेंगे। पास अंतिम निर्णय है। अंतिम जो वैसे तो पिछले कल आदरणीय काबिल कीर्ति ने बड़े विस्तार से एक क्लियर लोगों को मैसेज दिया था कि जनता की रुझान क्या है। मैं किन्नौर में टेंट डीजे का व्यवसाय करता हूं और पूरे गांव में जाता हूं। किन्नौर का ऐसा कोई नहीं जो मैंने सुमरा चोरा से लेकर सुमरा कोई गांव ऐसा नहीं देखा हो, चाहे आपका टाशीगंज हो, चाहे आपका अपर किन्नौर हो, चाहे कहीं भी हो, सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मैं गांव गांव के और एक एक आदमी तक मैं परिचित हूं। आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आपके सुमरा से लेकर कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर मैं नहीं गया हूं, और कुछ एक को छोड़कर शायद। और लेकिन अब यहाँ पर जो रिसर्च आ रही है, और ये बताना चाह रहा हूँ कि 9 मींस 9 का फैक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुद्दों पर काम किया है। यहाँ पर जनता ने विकास को भी नहीं देखा है, मुद्दों को देखा है। और मुद्दों का जो फैक्टर है जो 9 मींस 9 का आ रहा है, यहाँ पर हम अगर बीजेपी का कैडर वोट देखेंगे तो 20 से 22 हजार तक जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ही बीजेपी के कैडर बोर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी असमंजस वाली स्थिति आ रही है। अभी हम कांग्रेस को दरकिनार कर देते हैं, असमंजस वाली स्थिति ये आ रही है कि बहुत कटौती करेंगे तो दोनों का बराबर आ रहा है। एक एग्जैक्ट पोल नहीं कहेंगे, एक अनुमान लगाया जा रहा है जिसमें 10,037 जो वोट जा रहा है वो तेजवंत को, और 10,563 जा रहा है वो आदरणीय सूरत नेगी को। ये बहुत लो वो करके कैडर को हटकर जमीनी रिकॉर्ड को देखकर, अगर कैडर का वोट देखते तो यहाँ पर तेजवंत नेगी जी जाएंगे 14,000 तक, और 14,000 से थोड़ा ऊपर भी जा सकते, लेकिन और यहाँ पर तेजवंत नेगी जी 8 से 10,000 तक जा सकते हैं। 3,000 जो वोट है इसमें हमने नोटा, बीएसपी और आपके लिए रखा है। मोटा मोटा हमने रिसर्च किया था, बहुत 2-3 प्रकार के हमने रिसर्च करने की कोशिश की कैसे कैसे रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में जो बात आ रही है, जो 9 मींस 9 का वो फैक्टर बिल्कुल काम कर रहा है। और यहाँ ये संशय भी बन रहा है 14,000 कहीं सूरत नेगी जी ना लाए। और एक चीज और है, यहाँ पर 18 से 19,000 तक जो है कांग्रेस लीड कर सकती है। अब देखते हैं कि ये रुझान पब्लिक का है। पब्लिक ने तो ग्राउंड में तकरीबन कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया है और बीजेपी को भी दरकिनार कर दिया है। ज्यादातर रुझान देखा गया है एप्पल को, तो एप्पल को ज्यादा पसंद कर दिया गया, क्योंकि एप्पल का लोगों ने ये कहा कि स्वभाव अच्छा है, मिलनसार है, ऐसा कई चीजों को जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे को कैडर बोर्ड देखना पड़ता है। कैडर बोर्ड में सेकंड नंबर पर शायद सूरत जी रहेंगे, और पहला नंबर जिस प्रकार से 100 बूथों पर लीड जारी है, तकरीबन 90 से 100 के बीच में कांग्रेस को दिख रहा है। और बाकी देखते हैं। आप सभी को बधाई। और पुनः ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, एक चुनावी विश्लेषण है। लेकिन जीत तो सभी रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किन्नौर के अंदर में हमारा जो मुद्दा है 9 मींस 9 का, जल जमीन, जो हमारा पैसा एक्ट है, हमारा जो रॉयल्टी का मुद्दा रहेगा, हमारे किसान बागवान सड़कों पे ना उतरे, हमें ऐसे चिल्लाना ना पड़े, तो ऐसा कोई इस बार का जो है ना रहे। तो सभी को अंतिम बधाई। जाते जाते क्या क्या आप अपने जो है किन्नौर की जनता को कहना चाहेंगे? केसर सर, आप किन्नौर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अगर आप जीतते तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी पार्टी आती है तो। जी राम भगत जी, बस संक्षेप में छोटा सा एक, तो मैं छोटे भाई बुधा सेन बैठे हैं और इनके कुछ गंभीर आरोप थे, मैं जिसका जवाब नहीं दे पाया था। बहुत ही संक्षेप में मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब 9 मींस 9 का एक बड़ा जुलूस जो है रिकांगपिओ में हुआ था, अब
माननीय जगत सिंह नेगी जी की अपनी सोच क्या थी, बावजूद उसके, क्योंकि वो एक जन नेता हैं और जनता के संवेदनाओं के साथ उनको जुड़ना होता है, इनके उस एजिटेशन के बाद दूसरे दिन पहला कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता जिसने पूरे पब्लिक के सामने आकर, मीडिया में आकर के नो मिस नो का समर्थन किया था, वो जगत सिंह नेगी थे। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि नो मिस लोगों ने उस समर्थन को कबूला क्यों नहीं। उसके बाद विधानसभा के अंदर भी जंगी ठोपन परियोजना के बारे में स्पष्ट रूप से ऊर्जा मंत्री से सवाल जगत सिंह नेगी ने किया था, जिसे नो मिस नो के साथियों ने फिर नहीं कबूला। उसके बाद मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि किन्नौर में गैर जनजातियों को जमीन हस्तांतरण की जो बात आई, उस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस के लोगों ने एजिटेशन किया, सरकार को घेरा। जगत सिंह नेगी ने इस मामले को विधानसभा के अंदर उठाया, लेकिन फिर भी नो मिस नो के लोगों ने इस चीज को नहीं सराहा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नो मिस नो के लोगों का ये पहले ही क्लियर था कि आपने कांग्रेस का समर्थन नहीं लेना है, एक बात। दूसरी बात जो आपने अभी बोली है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो आप किन्नौर के लोगों के लिए क्या करेंगे। एक बात तो ये स्पष्ट है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, और जगत सिंह नेगी जी, मैं बुद्धा सिंह छोटे भाई को बोलना चाहूंगा कि आपको आप लोगों का संघर्ष जब तक किसी राजनीतिक जो व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा था, इस संघर्ष के हम सब कायल थे, हम सब आपके साथ थे। जिस दिन आपने एक निर्दलीय उम्मीदवार को इसका समर्थन दिया, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वो जो एक यूथ में जो पकड़ थी, लोगों के बीच में जो आपने भरोसा जीता था, उस भरोसे को ठेस पहुंची है। नॉन पॉलिटिकल एक मूवमेंट आपने चलाया था जो बाद में पॉलिटिसाइज्ड हुआ, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हुई है। और किन्नौर के अंदर जगत सिंह नेगी जी चौथे बार विधायक नहीं बन रहे हैं। मैं छोटे भाई बुद्धा सिंह को करेक्ट करना चाहूंगा कि वो 5वें बार विधायक बन रहे हैं। आपको अपने विधायक की जानकारी भी होनी चाहिए। और आने वाले समय में लगातार जगत सिंह नेगी जी जनहित के मुद्दों पर शुरू से ही मुखर रहे हैं, और जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ कितना लड़ना है और किस दम तक लड़ते हैं, ये तो पूरा देश जानता है, आप जानते हैं। किन्नौर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उस पर संघर्ष कांग्रेस ने लगातार किया है, जगत सिंह नेगी जी करते रहेंगे। और किन्नौर को नंबर 1 जिला बनाना, ये जगत सिंह नेगी जी का स्लोगन है, नारा है, और उसी दिशा में प्रयास किए जाएंगे। मैं आदरणीय जयराज जी को, बड़े भाई संतोष राज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि परसों काउंटिंग टेबल पे आपसे मुलाकात होगी। और ये बात बधाई के पात्र जरूर हैं आदरणीय तेजवंत जी, जो हमारे अनुसार मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर इन्होंने भाजपा को दी है। धन्यवाद जी। सभी से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि खासकर किन्नौर पेज को जो है राजनीतिक बनाने की कोशिश ना करें। बहुत सारी प्रतिक्रिया आती है कांग्रेस से, बीजेपी। मैं तो हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, मुझे कोई पेमेंट नहीं लगी है, सैलरी नहीं लगी है। मैं अपने किन्नौर के लिए कर रहा हूं, अपने किन्नौर की जनता के लिए कर रहा हूं, निस्वार्थ सेवा से कर रहा हूं, किसी पार्टी के झंडे के तले नहीं कर रहा हूं, और मैं सेवा करते रहूंगा। लेकिन कृपया मुझे बख्श दीजिएगा आप लोग सभी। तो चलिए संतोष सर, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। राम भगत जी, पुनः किन्नौर की जो समस्त जनता है, सबसे पहले तो इन पूरे किन्नौर के जितने भी मतदाता है, उन सबका मैं आभारी और ऋणी रहूंगा। आपने इस लोकतंत्र के महापर्व में जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बाकी जनादेश 8 को परसों सब आप सबके बीच आएगा, और मैं पूरे किन्नौर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पुनः 9 तारीख से, 8 को वैसे भी हम कमल खिला रहे हैं, 9 तारीख से फिर से जनता के बीच जाकर पूरे किन्नौर के आम जनमानस की सेवा करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और ध्येय है कि समाज में बैठा हुआ जो अंतिम व्यक्ति, जो सबसे नीचे जो गरीब बैठा व्यक्ति है, उसकी सेवा के लिए किन्नौर में भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। और एक बार पुनः आपका और आपके चैनल का भी मैं हार्दिक आभार हूं। आपने एक किन्नौर के अंदर जो आज की जो राजनीतिक चर्चा है उसमें मुझे शामिल होने के लिए मुझे इस योग्य समझा। आपके चैनल का भी विशेष रूप से आभारी रहूंगा। नमस्कार। जयराज सर, आज अपनी प्रतिक्रिया रखें जनता के लिए। 9 तारीख तक के लिए आपका जो विश्वास बनाए रखा है उन्होंने, और आपको आगे तक ले जा रहे हैं शायद, अपनी प्रतिक्रिया रखें। जी जी जी, राम भगत जी, आपने मुझे चैनल पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं। आप बार बार मुझे बुलाते रहते हैं, तो मैं अपने आपको खुशकिस्मत समझूंगा कि अब तक मैं आता हूँ। अच्छा पेज आप चला रहे। तो जहां तक कि 9 तारीख की बात है, तो एक चौंकाने वाला जो रिजल्ट है रिकांगपिओ बचत भवन के बाहर आएगा। कई लोगों के जमीन
पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस आशा के साथ मैं आप लोग से विदा चाहूंगा और धन्यवादियों। आप आगे भी इस तरह से हमें बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बुद्धा सेन जी, आप अंतिम अंतिम किन्नौर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बुद्धा सेन सर। सर थोड़ा टाइम लूंगा अगर आप दे पाए तो। जी जैसे जी कांग्रेस जी जी मेरी स्पोक्स पर्सन ने मुझ पे सवाल किए कि जी पहला उन्होंने करेक्ट किया कि हमारे अगर वो जीते हैं तो 5वीं बार होंगे, तो उनको इन फ्यूचर बहुत बहुत बधाई। बट आप जैसे कह रहे हैं कि नो मीन्स नो का मतलब कांग्रेस ने इतने सवाल मतलब समर्थन में वो किए हैं तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा वो सही नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारा जो 26 अगस्त का रैली हुआ था उसके बाद श्री जगत सिंह नेगी जी ने सपोर्ट किया था। वो कैसर जी को शायद मालूम होगा, उन्होंने रिकांगपियो चौक पे उठ के और जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे तो कहीं ना कहीं नो मीन्स नो को क्रिटिसाइज ही कर रहे थे वो। और वो कह रहे थे कि बावजूद इसके किसी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। वो खैर हम राजनीति वो चीजें मैं बोलना भी नहीं चाहता अभी। तो दूसरी बात है कि नॉन ट्राइबल्स की बात, एलिनेशन टू नॉन ट्राइबल्स की बात की है और पैसा कानून जो भी मैंने कहे हैं। अगर श्री जगत सिंह नेगी जी हम मानते हैं बड़े पढ़े लिखे हमारे नेता हैं, तो वो जो एग्जिट पोल के माध्यम से भी लग रहा है इसके 8 तारीख के बाद अगर किन्नौर की जनता उनको फिर से मौका देती है तो हमारे को गलत साबित करके दिखाएं। वो पैसा कानून के तहत 73 पंचायत में कमेटियां बने। और हम जब लास्ट टाइम श्री जगत सिंह नेगी जी से कल्पा में मिले थे तो हमने एक सवाल उनसे पूछा था। हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अंदर एफआरए के तहत कम्युनिटी राइट्स के अंडर लिप्पा गांव एक एग्जांपल है जिसका कम्युनिटी राइट्स का टाइटल सैंक्शन है। अगर वो जनहित में अगर ये स्टैंड रखते हैं, वो अगर उनको 5 साल मौका मिलता है तो वो करके दिखाएं। वो टाइटल डीएलसी के माध्यम से लिप्पा गांव को मिले और हम नो मीन्स नो का दावा है जो एचपीसीएल यहाँ पे 4 फेजों में काम कर रहा है वो तुरंत बंद हो। और जिस उपायुक्त महोदय के टेन्योर में ये जो इनको एनओसी जारी हुआ है तो वो उपायुक्त भी जेल में होना चाहिए। हम नो मीन्स नो के संघर्ष के जितने भी संगठन के साथी हैं हम पूरी हिम्मत रखते हैं। वो मौका मिलेगा 8 तारीख के बाद। और मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। और जो बात लास्ट में कैसर जी ने कहा कि हमने फिर से इसको राजनीतिकरण करके किसी निर्दलीय को सपोर्ट करके, तो हमारा मैंने पहले भी अपने घर के एग्जाम्पल देके कहा है, जब तक हम किसी पार्टी विशेष से ऊपर उठ के इन चीजों को नहीं सोचेंगे तो हम अपनी मेंटेलिटी को शायद उस लेवल तक नहीं ला पाएंगे। इसीलिए बस मुझे इतना ही कहना है और सबको शुभकामनाएं 8 तारीख के लिए, चाहे बीजेपी जी हो, कांग्रेस, बीएसपी हो, निर्दलीय हो, सबको बहुत बहुत सबका बेस्ट हो 8 तारीख को। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को। पुनः जो है आप लोगों ने समय निकाला, फिर कभी जुड़ेंगे। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। धन्यवाद जी। आप लोग किन्नौर अब तक पेज के साथ जुड़े रहे हैं और आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती रही। लेकिन ये चीज को समझना है, जब भी आप लोगों ने भी सर्वे निकाला होगा, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमने अलग से सर्वे निकाला। आप ही लोग का सर्वे, आपके पास भी सर्वे होंगे कि टॉप रैंक कौन जा रहा है, सेकंड रैंक कौन जा रहा है, तीसरा रैंक कौन जा रहा है। लेकिन हमारे को पहला दूसरा तीसरा से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी किन्नौर के लिए काम करे, मिलकर काम करे। किन्नौर के जो प्रगति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर काम करेंगे। हम ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे। हम ना कि कांग्रेस को उठाएंगे, ना बीजेपी को, ना आम आदमी पार्टी को। हम किन्नौर के अंदर में शिक्षा को लेकर बातों को लेकर आएंगे, स्वास्थ्य को लेकर बात आएंगे, रोजगार को लेकर बात करेंगे, रॉयल्टी को लेकर बात करेंगे। लाड़ा जो पिछले बीते 5 सालों में गायब रहा, उसको लेकर बात करेंगे। तो चलिए जल्दी हम पुनः चुनाव के बाद मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहे और आप लोग से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को जो है फॉलो करें, शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय किन्नौर।